4 दिनों पहले राजमाता अहिल्याबाई होळकर इनका जयंती 293वां मनाया गया। जिस गांव में मनाया गया वो एक ऐतिहासिक गांव है, चांदूर बाजार तालुका में, महादान में। और सर के जो भाई है छोटे, संतोष जी महात्मे, बहुत बड़ा नेता है वो लोग। उनके साथ में हम स्टेज पर बैठ के माता जी को हमने अभिवादन किया। और एक बात बताऊं कि वहाँ पे अम्बेडकरी मूवमेंट के कार्यकर्ता और समाज के कार्यकर्ता मिलके जो यो जयंती का समारोह मनाया गया, मेरुनुक निकाली गई और अम्बेडकरी मूवमेंट के लोगों ने अहिल्याबाई होळकर के नाम से वहाँ पे वाचनालय का शुरुआत किया। ये बहुत बड़ी परंपरा यहाँ पे हो गई। तो मैं साथियों उसका साक्षीदार हूँ। और हमारे मंच पर जो सभी मान्यवर है, मैं सभी का मेरे तहे दिल से नाम न लेते हुए उनको मैं जय भीम करता हूँ। साथियों, समय की पाबंदी रखते हुए मैं नाम लेने का यहाँ पे प्रस्ताव मेरा पीछे ले रहा हूँ। साथियों, आपको पता है कि हमारा संगठन जिस दौर से यहाँ तक गुजारा है, जो लोगों ने इस संगठन की नींव डाली है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वो है माननीय सांगोड़ी जी, बीटी राउत जी, एस कुमार मेश्राम जी, हमारे रजनीश मेश्राम जी और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम अभी लेना मुझे संभव नहीं है। साथियों, ये जो छोटी सी बीज नागपुर में लगाई थी और उसका बड़ा एक वटवृक्ष बन गया है। और ये वटवृक्ष का हम शाव में सभी लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये तमाम लोगों को, ये हमारे बुजुर्गों को हम अभिवादन करते हैं, उनको नीला सलाम करते हैं। जब हमें यह पता चलता है कि भाई बाबा साहब का त्याग इस समाज के लिए क्या है और ये समाज सोशल मीडिया में कैसी एक्टिविटी चलाता है, या सोशल मीडिया में ही क्रांतियाँ कैसी होती है। अखिल भारतीय धम्म सेना के सचिव कुछ रहे हैं जिनका एक बहुत अच्छा स्लोगन था कि भाई आत्ता तरी मैदानावर उतरणार का की घरात बसूनच क्रांती करणार। मतलब देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि भाई बाबा साहब के विचारों से जो आदमी जुड़ गया ना, तो वो आदमी का खून हमेशा खौलता रहेगा। क्योंकि इस देश के हर गली में हर रोज किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी प्रकार से हर दलित के साथ में अत्याचार हो रहा है। अभी मैं यहाँ पर जब बात कर रहा हूँ तो किसी ना किसी का बलात्कार वहाँ हो रहा है, ये मैं जानता हूँ। और ये हम हर व्यक्ति यहाँ पर जानता है। तो हमें इस बात की खुशी है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोगों के पास में अच्छा नौकरी है, एक मतलब फिक्स्ड हमारी सैलरी है, और ये होते हुए भी मतलब ये सारी चीज़ें चल रही है। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ से निकलकर बाहर की मूवमेंट पर भी अपना ध्यान देना है। बैंकी एसोसिएशन में हमारे साथ अत्याचार होता है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे साथ में हमारी पोस्टिंग, हमारी ट्रांसफ़र, अलग अलग प्रकार के अत्याचार हमारे साथ अभी भी होते हैं। इसके साथ ही बाहर भी और एक मैदान है जहाँ हमें अपना ध्यान देना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ आने के बाद में आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर या MBBS इसके ज़रिए काफ़ी कुछ अलग सा मेरा व्यवसाय है, लेकिन उसमें भी मैं सामाजिक तौर पे ही काम करता हूँ, क्योंकि हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है और हम 50% से ज़्यादा भी फ्री ऑपरेशन करते हैं। और वो फ्री ऑपरेशंस में हम गांव-गांव में जाते हैं, रूरल एरिया में पुअर लोगों का काम करते हैं। तो उससे में भी SC ST OBC ही ज़्यादा रहते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वो ही लेकर मैं इस तरीके से ही यहाँ काम कर रहा हूँ। राज्यसभा में भी OBC कमेटी में, जो पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं हूँ, उसमें भी वही काम होना चाहिए, इसलिए मेरी कोशिश है। और ये मैं चाहता हूँ कि आप भी वैसा ही करें जैसा अभी अपन ने बात की। और इसके बारे में कुछ आपके जो कठिनाइयाँ थी वो मेरे पास में शायद प्रास्ताविक या कोई इसमें पता नहीं मुझे, तो इसके ऊपर मैं सॉल्यूशन नहीं बता पाऊँगा। लेकिन आप यूनाइटेडली खड़े रहिए, सब साथ में खड़े रहिए, तो हम सबका फ़ायदा है। उसमें हमारी जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ हैं हम दूर कर सकते हैं। उसमें और एक बताना चाहूँगा मैं कि अभी परेशानियाँ ये भी है कि हमारे में जो पीछे है उनको तक के हमारी ये जो योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, या आरक्षण है, या जो भी नीतियाँ हैं, उनको तक के हम पहुँचा नहीं पा रहे हैं। क्या हो रहा है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं शेफर्ड कम्युनिटी से यानी धनगर कम्युनिटी से आता हूँ, और जो घुमंतु एक शेफर्ड धनगर है जो जंगल में घूमता है भेड़ियाँ लेके चराने के लिए, मेरा बेटा और उसका बेटा दोनों की यदि कंपटीशन हो तो मैं 100% कहता हूँ, आपको भी पता है, मेरा बेटा ही आगे रहने वाला है या नहीं?
अब मैं यह सोचने के लिए मजबूर हूँ कि ये क्या इक्वालिटी है क्या। तो इक्वालिटी सामाजिक न्याय के हिसाब से है, लेकिन समता जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने बताई है, समता, इक्विटी, यह एक अलग सोच है। इस पे हम समझ लें। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि तीनों एक ही गांव के लोग हैं। हमारे पास 12 लड्डू है, 3 हैं आदमी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जिसके पास लड्डू उसने खाए हुए हैं, फिर भी हम उसको 4 दे रहे हैं। जो ठीक पेट है उसको भी 4 दे रहे हैं, और जो भूखा है उसको भी 4 ही लड्डू दे रहे हैं। तो यह इक्वालिटी हो गई है। लेकिन इक्विटी में ऐसा होता है कि जिसके पास लड्डू है ऑलरेडी, खाए हुए भी है, तो उसको नहीं दिया तो भी चल सकता है। जिसके पास है, खाया हुआ है, लेकिन बाद में लग सकते हैं इसलिए उसको 4 दे रहे हैं, और जिसने जो खाली पेट है उसको 8 दे रहे हैं। तो इसे हम समता कहते हैं। यह इक्विटी पहले आती है, बाद में इक्वालिटी आती है, समता। काफ़ी बार इसमें हमारा कन्फ्यूजन है। और एक उदाहरण के तौर पे ये समता और समानता का उदाहरण मैं और एक देना चाहूँगा। जैसे क्रिकेट की मैच हो रही है, 3 लोगों को टिकट नहीं मिलती, इसलिए वो कंपाउंड के बाहर खड़े होकर देखना चाहते क्रिकेट मैच। लेकिन जो लंबा आदमी है उसे वो खड़ा रहने के बावजूद भी दिख रहा है। जो मीडियम साइज़ का हाइट में है उसे नहीं दिख रहा है, और जो छोटा नाटा है एकदम, उसको तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, दोनों को नहीं दिख रहा है। वहाँ बाजू में वो जाते हैं किराना शॉप में, वहाँ वो बोलते हैं मेरे पास 3 स्टूल्स हैं, 3 डब्बे टाइप स्टूल्स हैं। तो बोलता ठीक है, तीनों एक एक बांट लेंगे। तो जो ऊंचा आदमी है उसको भी दिख रहा है, जो मीडियम साइज़ था वो ऊंचा हो गया इसलिए अब उसको भी दिख रहा, लेकिन जो नाटा था, बहुत हाइट कम थी, उसको एक स्टूल से भी नहीं दिख रहा है। अब समता यानी क्या, जो ऊंचा बगैर स्टूल का भी जिसको दिख रहा था उसका स्टूल निकाल कर, जो नाटा है जिसको एक स्टूल से भी नहीं दिख रहा उसे 2 स्टूल देके वह भी मैच देखे, यानी तीनों मैच देख सकते हैं। इसे हम समता कहते हैं। और यह सोच हमें आना चाहिए और हमें वो लानी पड़ेगी, तो ही जो सपना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जी का है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी का है, वह पूरा हो सकेगा। और इसलिए मैं ये चाहता हूँ, ये दोनों इस पे आप सोच कर लीजिए, हम भी इसके बारे में सोचें कि हमारे ही समाज में जो पीछे हैं वो आगे कैसे आए, और इसके लिए भी हमें कार्य करना है। समता और समरसता के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं। समता और समरसता में मैं एक फ़र्क आपको बताना चाहता हूँ कि आप फरसान जो जानते हैं ना, फरसान तो आप जानते होंगे, सभी जानते हैं फरसान क्या है। उसमें सेव रहता है, दाल रहती है और अनेक प्रकार की चीज़ें रहती है। ये सारी चीज़ें होकर वो क्या बनता है? फरसान बनता है। लेकिन वहाँ से आप चिवड़ा बाहर निकाल सकते हैं, वहाँ से सेव बाहर निकाल सकते हैं, वहाँ से वो और कुछ जो भी वहाँ के पदार्थ है, पपड़ी ये वो सब बाहर निकाल सकते हैं। वो कभी एक जीव नहीं होता। और एक जीव न होने वाले चीज को समरसता कहते हैं। जो समरसता है वो कभी एक दूसरे में एक साथ नहीं होती, वो कभी कंपाउंड नहीं बन सकता। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो समरसता एक कंपाउंड नहीं है। लेकिन समता यानी इक्वालिटी एक कंपाउंड है, तो जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, वो होता है। तो मित्रों, हम सब जानते हैं कि इस तरह से हमें बताया जाता है, समता और समरसता की कहानी हमें बताई जाती है कि जिन्होंने कुछ पा लिया है उन्होंने अब अपना आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जिन्होंने कुछ हासिल कर लिया है आरक्षण के बदौलत, अब उन्होंने अपना आरक्षण छोड़ दिया है। मुझे एक सवाल आया कि 5000 साल से जो आपने प्राप्त किया है, आपको जो मिला है, जो आरक्षण आपने हासिल किया है, वो आप क्यों छोड़ नहीं रहे हैं? और हमें क्यों ये सलाह देते हैं आरक्षण छोड़ने की? तो ये बात है आरक्षण छोड़ने संबंधी। हमें एक बताइए आज की स्थिति में कि जो IPS
आईएएस या यूपीएससी एमपीएससी की जो एग्जामिनेशन होती है, इस एग्जामिनेशन में कॉम्पीट करने वाले कौन लोग हैं, उनको किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, क्या झोपड़पट्टी या स्लम में रहने वाले वो लोग उसको एलिजिबल हो सकते हैं। हो सकता है एक आध व्यक्ति हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन 1099 जो यूपीएससी के लोग पूरे देश में जो नियुक्त होते हैं उनमें कितने हो सकेंगे। और उनके लिए जो ट्रेनिंग है, दिल्ली में ट्रेनिंग होती है तो 5 लाख देना पड़ता है, 10 लाख देना पड़ता है। पूरे देश में अनेक प्रकार की यूपीएससी की एग्जामिनेशन के लिए ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग का भुगतान कौन करेगा? वो करेंगे जो कहते हैं कि जो बहुत पिछड़ा है, जो आखिरी आदमी है, जिसको कुछ नहीं मिला है, उसको देना चाहिए। बात सही है, सभी को मिलना चाहिए। मेरिट की बात जब आप करते हैं तो कैटेगरी वाइज भी एक मेरिट होता है। कैटेगरी वाइज जो भी मेरिट में रहेगा उसको वो प्रावधान होना चाहिए, इसका मैं समर्थक हूँ। ये बाबा साहब की बातों से अपन ने ध्यान में रखा और उसको मुताबिक कार्य किया तो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अपना संघटन सिर्फ अपने संरक्षण के नाही लिए आहे, उसके लिए जो भी एक वादळ आता आहे, त्यांनी मराठीमध्ये म्हटलं आहे, मी मराठीमध्ये सांगेल त्याच्यामध्ये, समाजाच्या एक कोणत्याही गोष्टीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट आहे, यापुढे सर्व गौण आहेत, आपल्याला फटफूट ठेवून चालणार नाही, मी तुमच्यासाठी कुठपर्यंत राहणार, संरक्षणासाठी नव्हे तर वादळी वातावरणाला तोंड देण्यासाठी आणि आपली शक्ती कार्यान्वित करण्यासाठी एक संघ असलेच पाहिजे। सर्वांनी आपापसातले भांडण न करता एक मनाने व एकजुटीने वागावे, खांद्याला खांदा लावून कार्य करावे। आपण एकजुटीने वागाल तरच कार्य करू शकाल, हा त्यांचा त्यावेळेचा संदेश होता। तुम्हाला माहिती आहे की जर्मन तत्त्वज्ञ मेचे म्हणायचे की काही दृष्टी व्यक्ती असे असतात की जे काळाच्या पूर्वी जन्मलेले असतात। बाबासाहेबही काळाच्या पूर्वी जन्मलेले असे महापुरुष होते, त्यावेळेस त्यांनी जे विचार ठेवले ते अगदी पुरोगामी वाटायचे लोकांना, पण आजच्या परिस्थितीत पाहतो आपण की ते आजही लागू आहेत। आज त्यांनी ज्या काही गोष्टी सांगितल्या त्या आजही आपल्याला लागू होताना दिसतात, म्हणून आजही आपण त्यांचं लिखाण केलेलं वाचन मनन करून त्यांनी निवड दिलेल्या मार्गदर्शनावर जरी चाललो तरी आपण अगदी पुढे जाऊ शकतो आणि त्याच्यासाठी आपण सगळं एकजुटीने राहणे आवश्यक आहे। म्हणून या क्षणी आपण अशी एक प्रतिज्ञा केली पाहिजे आपण सगळ्यांनी मिळून की आपण नेहमी एकजूट राहू, आपला मीपणा अहंकार सोडू, हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रयत्न आहे आणि संघर्ष करून आपले हक्क मिळवून घेऊ, कारण आपल्याला हक्कासाठी नेहमी झगडावं लागलं। बाबा साहब को भी हक के लिए झगड़ना पड़ा, क्योंकि अपने को कोई भी चीज़ इजीली मिलती नहीं है, झगड़ने से ही मिलती है, और झगड़ने के लिए संगठन बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अपना ये जो SC ST OBC एसोसिएशन है, इसको मजबूत बनाने के लिए अपन लोगों ने सब ने एकजुट रह के कार्य करना चाहिए। यही मेरा आप सब लोगों को कहना है कि एकजुट यही आज का ध्येय होना चाहिए, और वो ध्येय यदि साध्य किया अपन ने, उनके मार्ग पर चले, शिखा, संगठित वापस संघर्ष करा, तो अपना संघर्ष हमेशा कार्यान्वित रहेगा, सफल भी होगा, ये मैं मुझे विश्वास है। आज के पीढ़ी ये बात बिल्कुल मन में ध्यान में रखेंगी कि बाबा साहब ने जो अपने लिए किया वो कायम स्मरण में रख के, उससे प्रेरणा लेके, अपना स्वाभिमान साथ में रख के अपने को आगे बढ़ने का है।
आपल्या संघटनेत मी आता बाबासाहेबांच्याबद्दल मी काही सांगू शकणार नाही, कारण सर्व तुम्हाला बाबासाहेबांनी काय त्याग केला आहे, त्यांनी कसं शिक्षण घेतलं आणि आपल्यासाठी काही रक्त आठवलं हे सांगायची माझी आता इथं काही आवश्यकता नाही आणि वेळ पण नाही आहे. कारण ह्याच्यावर बरेच लोकांनी आतापर्यंत हजारो लोकांनी PhD घेतलेले बाबासाहेबांच्या शिक्षणावर, कार्याबद्दल आणि त्यांच्या कर्तृत्वाबद्दल. त्याच्याबद्दल मी आता काही म्हणत नाही आहे. फक्त तुम्हाला एक 2-3 गोष्टी सांगतो. मी ज्यावेळेला रुरलमध्ये काम करत असताना माझ्यावरती हल्ला झाला आणि मला तिथं काम करणं अवघड झालं. वरिष्ठ लोकांनी माझ्यावरती हे केलं आणि मी 96 पासून मला असं वाटलं की त्यावेळेला SC/ST संघटना एवढी मजबूत नव्हती. फक्त एक मला वाटतं नागपूरमधूनच ही सुरुवात झालेली होती आणि त्याचं स्वरूप एवढं ऑल इंडिया लेवल नव्हतं आणि आमचं नुसतं सुरुवात झालेली होती संघटनेचं. आणि त्यावेळेला आपल्या वर्कमॅन डायरेक्टर होते, 86ची घटना असेल मला वाटतं, 86-87, की त्यावेळेला नेरकर म्हणून एक प्रकरण फार मोठं ऑल इंडियाला गाजलं होतं. आता नवीन पिढीला काय माहिती नसेल, पण मी एक उदाहरण देऊन मी सांगतो तुम्हाला की त्यावेळेला नवीन पिढी आम्ही नुकतंच राष्ट्रीयकरण झालेलं होतं आणि नवीनच भरती सुरू झालेली होती आणि त्यावेळेला आपल्या लोकांच्याकडे बघायचा ह्या मॅनेजमेंटचा किंवा इतर लोकांचा दृष्टिकोन फार वेगळा होता. आणि त्यावेळेला कोल्हापूरमध्ये AIBच्या संघटनेने एक अधिवेशन घेतलं होतं आणि त्यावेळेला अधिवेशनमध्ये नेरकरसारख्या व्यक्तीने, की डायरेक्टर होते त्यावेळेला, त्याने एक उद्गार काढलं होतं. त्यावेळेला फार मोठं दंगल झालं, FIR झाडलं, राठे साहेब आले होते, बऱ्याच देशातून त्याच्यामध्ये फार मोठं आंदोलन झालं. की त्यावेळेला असा शब्द होता, नवीन पिढीनं लक्षात ठेवा की SC/STची भरती झाली आणि बँकेला लॉस झाला. त्यावेळेला तिथं इतका मोठा दंगा झाला की SC/STमुळे जर लॉसमध्ये होत असेल तर इतर लोकांच्यामुळे लॉस होणार नाही का. ह्या वेळेला सगळ्या SC/STच्या त्या कोल्हापूर रिजनमधले एकत्र लोकांनी येऊन संपूर्ण त्या युनियनचा राजीनामा देऊन बाहेर पडलो आपण आणि तेव्हापासून आम्ही झिरो कोडमध्ये आहोत. ही सांगायची गोष्ट आहे नवीन पिढीला. लक्षात ठेवा आपणाला कसे अत्याचार होतात आणि कशा पद्धतीनं पिळवणूक होते आणि काय काय बोललं जातं. त्यावेळेला आपली लोकांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन असा होता की ही बँक आमची आहे, तुमचं काही अधिकार नाही. अजूनसुद्धा म्हणत होते तुम्ही कोण आलात, तुम्ही मागासवर्गीय आहात, आमची बँक आहे, असं वक्तव्य केलं जात होतं त्यावेळेला. आत्ताची परिस्थिती वेगळी की आज आपण सगळ्या उच्च पदावर आहोत, सगळी संघटन लोक आपण आपल्या क्वालिफिकेशनपर्यंत आपण तिथं गेलेलो आहोत. हम सिर्फ ब्राह्मण लोगों को गालियां देते हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ करूंगा. क्यों तारीफ करूंगा? क्योंकि वो अपने मिशन के प्रति इतने वफादार है कि जिनका 10% भी हम में नहीं है. तुमको एक उदाहरण बताता हूँ, यहाँ के लोगों को मालूम होगा, या जीजी जोशी नाम का एक डिविजनल मैनेजर था, पता है क्या, नागपुर में. वो देखो हाथ ऊपर किया था. उसका लड़का विवेक BE किया, हमारा लड़का BE करता है. अच्छा मेरिट में किया उसने, विवेक ने. तो उसके बाद में क्या करते हैं हम, क्या सोचते, MS करेगा, MTech करेगा. और उस लड़के ने क्या किया मालूम है क्या? किसको मालूम है? नहीं मालूम नागपुर वालों. 2 साल RSS का कार्डर कैंप अटेंड किया BE करने के बाद में. ये है लॉयल्टी है हमारे इसमें. वो अपनी कौम को जिंदा रखने के लिए किसी का भी गला काट सकते हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगा क्योंकि वो अपने कौम के प्रति ईमानदार है. और हम हमारे स्वार्थ के लिए हमारे भाई का ही गला काटते, तो हम हमारे प्रति ईमानदार है, कौम के प्रति भले ही ना रहे, है कि नहीं. अपने भाई का गला काटना छोड़ दो. एक जगह आओ, आने वाले दिन बहुत बुरे हैं. उस दिन मैंने राहटे जी को बोला, क्योंकि 1992-93 में मैंने एक आह्वान किया था इन लोगों को बम्बई में कि देखो भाई हमारे 2500 मेंबर है, एक मेंबर अगर एक फैमिली को हेल्प करता है, अपने पॉकेट से पैसे नहीं देना है. मैं क्लर्क हूँ तो मेरे मैनेजर को बोलना है, देखे गरीब है, ये ज़रूरतमंद है, इसको फाइनेंस कर. तो साल के 2500 आज 20 साल में कितने हो जाते, कितनी फैमिली बेनिफिटेड हो जाती. हमें तो संडे के दिन, नागपुर वालों के लिए स्पेशल, संडे के दिन क्रिश्चियन लोग गिरजाघर में जाते हैं, मुसलमान लोग तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं.
और हम लोग संडे के दिन सुबह 11 बजे तक कहाँ खड़े रहते? छोड़ दो यार, संडे को मटन डे मत बनाओ, जाओ बुद्ध विहार में, कहीं जाओ, बुद्ध विहार में जाओ, 10 बजे तक धम्बो वंदना क्या करने का, उसके बाद में मार्केट में जाओ भली, हाँ मटन मार्केट में फिर जाओ, बट करो ना कुछ। बातें करना बहुत आसान है और उसको आचरण में लाना बहुत कठिन है। बाबा साहब का नाम लेना बहुत आसान है, जय भीम बोलना बहुत आसान है, बट उनके विचारों को अपने आचरण में लाना इतना आसान नहीं है। संगठना जो होती है उसमें एक विचारधारा होनी चाहिए और विचारधारा वो पॉजिटिव होनी चाहिए और उसमें से रिजल्ट आने चाहिए। संगठना बनती है अगर आप अच्छे काम करते हैं तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और जब जो लोग जुड़ते जाएंगे तो अपने आप कारवा बनता जाएगा। तो आप ये छोटे से इससे अगर आप काम चालू करोगे तो अपने आप कारवा बढ़ता जाएगा और दिन ब दिन ऐसा होगा कि एक हमारा समाज एक नए आर्थिक जो गुलामगिरी के दबके में दबा हुआ है वो और एक खुलेगा, उनकी आर्थिक उन्नति होगी, शैक्षणिक उन्नति होगी। अभी आप सब जानते हैं कि हमारी काफ़ी शिक्षण संस्थाएं हैं लेकिन वो सही मायने में काम नहीं कर रही हैं, तो हम तो उतनी शैक्षणिक संस्थाएं खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन हर एक कुटुंब से हम एक आदमी को एक शिक्षित बना सकते हैं, उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सही मायने में समाज की ये सेवा होगी। हमारी दीक्षा भूमि नागपुर नगरी में आप लोग आए दूर दराज से, कोई कोल्हापुर, लखनऊ, औरंगाबाद, वर्मा जी, रायपुर, यानी हर कोने कोने से लोग आए, दिल्ली से लोग आए। और ये जो सीजन है हाउसफुल सीजन में आपको काफ़ी दिक्कतें हुई। मैंने जैसे बताया राव साहब को 10 लोगों में से 8 लोगों का रिजर्वेशन कैंसिल करना पड़ा और एक बर्थ पे दोनों बैठकर आ गए। ये चीज़ें क्या बताती है कि आपकी संगठन के प्रति जो असीम निष्ठा है, यूं ही कोई रात भर 16 घंटे का सफ़र सिटिंग में नहीं करता जब तक तुम्हारे दिल में उस चीज के लिए तड़प नहीं है। ये बात सिद्ध हो चुकी है। जलगांव के लोग, मैंने जैसे बताया, चांगरे जी 1 महीना पहले आईसीयू में भर्ती थे, बहुत खराब तबीयत, 1.5 महीना 2 महीना बीमारी के बाद 1 महीने का इंटरवल लेकर जो इंसान अपने 25 लोगों की टीम लेके आता है, और वो भी ऐसे समय में कि शनि राहु केतु सब नासिक में दाखिल होते हैं और लोगों को आने से रोकते हैं, उनको मात करके जब आते हैं तो निश्चित रूप से तुम्हारे अंदर में जो जज्बा धधक रहा है उसका विजय हुआ है। साथियों, अभी तक हम संभ्रम के जाल में भटक रहे थे, सूझ नहीं था रास्ता कि जाए किधर, क्या किया जाए, सवाल ही नहीं समझता था, तो जवाब ढूंढने का सवाल ही नहीं आता था। क्योंकि दर्जनों बार मैंने मैनेजमेंट को और चेयरमैन को और ईडी साहब को बोला कि सर हमारे पास 5000 लोग हैं, 50 वालों को कैसे क्या आप मेजॉरिटी दे रहे हो? वो बोले उनके पास चेंज रिपोर्ट है। ये तो शशि कपूर के पास, मेरे पास माँ है, इससे भी भारी डायलॉग हो गया। चलो, बोले पूछा सर कम से कम गिनती तो कराओ, तो हमारा काम नहीं है। चलो तो ठीक है, देर से क्यों ना हो एक दुरुस्त रास्ता हमको मिला है और सोनूले साहब ने बताया। उसके बावजूद और एक हमारे लिए उल्लेखनीय बात है कि हमको इस कॉन्फ्रेंस में कई जो लोग कुछ देर के लिए दूर गए थे, स्पेशली कोल्हापुर वालों के, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि कोल्हापुर से कोई आएगा, क्योंकि उनको इतना प्रतिरोध था यहाँ आने के लिए, रोका गया और हर एक को रोका गया। कुछ रुक गए, पर जिनके दिल में संगठन के प्रति एक जज्बा जल रहा था, जिन्होंने कभी रहाटे या गाड़े ये मापदंड पे संगठन को नहीं देखा,
बल्कि संगठना को बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाली एक संस्था के रूप में देखा। वो जज्बा रख के ये लोग आए, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं। बस अब ज़्यादा सोचना ही नहीं। आज हमने बहुत लंबा चौड़ा एजेंडा बनाया था, ये करेंगे वो करेंगे। अब 100 सुनार की एक लुहार की। अभी छोटे छोटे कारनामे करने के बजाय सबसे पहले हमारे संगठना को अधिकृतता का सिक्का लगा देंगे, बाकी रास्ते तो अपने आप ही खुल जाएंगे। तो साथियों, ये प्रण है हमारा सौभाग्य, हमारे कंधे को कंधा लगाने वाला। मैंने उस दिन प्रशांत जी को फ़ोन किया, हाँ गजबे साहब, अरे बोले साहब अगर, मैंने नहीं, अब डबल रोल में है आप, तुम मेरे साथ बैठेंगे तो मेरे लिए प्रशांत है, आप केबिन पे अंदर जाएंगे तो मेरे को आने के पहले चिट्ठी भेजनी पड़ेगी और मैं भेजूंगा, क्योंकि वो प्रोटोकॉल मेंटेन करना मेरा काम है। आपका सम्मान जो आपको आपके गुणवत्ता ने दिया है, वो गुणवत्ता को सम्मानित करना मेरा सबसे ज़्यादा फर्ज है। तो साथियों, आज उनके भी विचार वो टोटली 100% सोशल है। बाकी रजनीश जी टोटली सोशल पर्सन, क्या जिनको ब्लैक कमांडो बोलते हैं ऐसे लोग स्टेज पे बैठे हैं। ब्लैक कमांडो बोलने के बाद कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो चतुर होगा, वो बुद्धिमान होगा या फुर्तीला होगा, वो जो है डिवोटेड है। और एक उपलब्धि है हमारी सावित्रीबाई फुले महिला विंग की। ये विंग हमने आज स्थापित किया है, उसको बढ़ाना आपका फर्ज है। यू ऑल आर लीडर्स। ज्योति, यू आर द ब्रांच मैनेजर, तो सब में लीडरशिप क्वालिटी है, उसको आगे बढ़ाओ। ये विंग सावित्रीबाई फुले का स्मरण करेगा और उन्होंने जो संघर्ष किया समाज को न्याय देने के लिए, वो करेगा। बाकी संघटना में अगर ब्राह्मणांच्या बाया जर बरोबरीने बाहेर पडतात आणि भाजपला वाढवण्यासाठी किंवा RSSला वाढवण्यासाठी मदत करतात, तर बाबासाहेबांच्या किंवा सावित्रीबाईंच्या लेकींनी घरातच का बसून राहावं? त्यांनी सुद्धा माणसाच्या बरोबर समोर येऊन त्यांना उत्तराला प्रत्युत्तर करून द्यावं। बाबासाहेबांनी आपल्याला समता शिकवली तर पूर्ण उपयोग करायचा। जो अपना डिसीज एम्प्लॉयज़ है, जब बीच में गुजर जाता है, कोई ध्यान देता नहीं। मुझे बताओ, PTS और सब स्टाफ, अगर तुम्हारा सुपर एनुएशन होता है तो बैंक में बैठ के तुम पूरा फॉर्म भर देते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। CBS में पूरा फॉर्म अवेलेबल होता है, सब भर के 1 महीने पहले भेज देते हो। डिसीज एम्प्लॉयज़ का फॉर्म कौन भरने वाला हो? PTS और सब स्टाफ के बारे में कौन, उसके औरत को क्या मालूम है ये फॉर्म भरने की है? इसके लिए आपका संगठन जो है उसने लाइजन रखना चाहिए। लाइजन अपने लोग रखते नहीं है, बिल्कुल रखते नहीं है। कितने केसेस है कि 1-1 साल के बाद में पेंशन मिला है। जब अपन खुद अप्रोच करते थे, अपने लोगों की गलती है कि अपन अपने खुद के लिए सिर्फ देखते हैं, अपना भी कोई साथीदार है इसके बाद में कोई ध्यान रखता नहीं। तो मुझे फिर से आपको विनती है कि रीजनल कमेटी पहले फॉर्म करो, बाद में सेंट्रल कमिटी का देखेंगे। सेंट्रल कमेटी के बारे में हमने 4 लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हम फॉलोअप करेंगे। अगर किसी की मदद भी ज़रूरत पड़ी तो हम जरूर आवश्यक आपके पास अप्रोच करेंगे। और ये कमेटी और ये संगठन पूरा एक हिस्से रखने के लिए मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ। जय हिंद। आभार प्रदर्शन की जो जिम्मेदारी मुझे दी है वो मेरे तरफ से पार पाड़ने की कोशिश करूँगा। लेकिन आभार प्रदर्शन किस लिए किया जाता है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा कि जैसा कोई प्रोग्राम बनाने के लिए या जैसा कोई जब मंडप समाज सजाते हैं अपन, उसको जो झालर लगाने के बाद में जो डेकोरम उसका बढ़ता है, उसका उसी तरह कार्यक्रम की समाप्ति के लिए जो डेकोरम का काम करता है वो उसको आभार प्रदर्शन माना जाता है, ऐसा मेरा ख्याल है। तो साथियों, दूर दराज से आए हुए मेरे साथी और आज के कार्यक्रम के पहले जो अध्यक्ष डॉक्टर विकास महात्मे जी जो कि समाज सुधारक भी है, और आटे साहब ने जैसा बताया कि उन्होंने 1,80,000 ऑपरेशन किए हैं, जिसमें कि 80,000 ऑपरेशन ये अपने SC ST OBC समाज के गरीब लोगों के किया है। उन्होंने अपना मैं भी छोड़ने गया तो बात भी हो गई उनसे कि उनको बिल्कुल ही समय नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने को करीबन 1 से 1.5 घंटा अपने कार्यक्रम के
लिए दिया है, इसलिए उनका मैं अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र SC/ST OBC संगठन के तरफ से शुक्रिया गुजार करता हूँ। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे YouTube पर भी। आप हमारे YouTube पेज youtube.com/आवाज इंडिया टीवी पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।